वेलकम बैक। सी प्लस प्लस के एक और ट्यूटोरियल में हाज़िर हैं। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। मतलब कि सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सी प्लस प्लस प्रोग्राम को लिखने का जो फॉर्मेट है उसको कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम। तो उसके 3 पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट्स है उसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, दूसरे पार्ट को बोलते हैं मेन फंक्शन, और जो तीसरा पार्ट्स है उसको प्रोग्राम की बॉडी या सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो देखते हैं जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में कि ये क्या होती हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होती हैं वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन होती हैं जो हमारा एक्चुअल प्रोग्राम होता है उसको एग्जीक्यूट होने से पहले कंपाइलर को मुहैया की जाती हैं। इसलिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को कंपाइलर की डायरेक्टरी कहते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होती हैं वो प्रोसेस्ड की जाती हैं प्रोसेसर की मदद से, जो कि क्या है, कंपाइलर का एक पार्ट है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं अपने सी प्लस प्लस के सोर्स प्रोग्राम को मॉडिफाई करने के लिए बिफोर कंपाइलेशन से। मतलब कि कंपाइलेशन से पहले हम अपने सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकें, इसलिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस्तेमाल हो सकती हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के एंड पे सेमीकोलन इस्तेमाल नहीं होता, और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होती हैं वो स्टार्ट होती हैं हैश के सिंबल से, जिसे हम शार्प भी कहते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को कोर्स के या प्रोग्राम के शुरू में ही क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं या लिखते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को शामिल करते हैं हम अपने प्रोग्राम को यूजिंग इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज़ करते हुए हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अगर हम इंक्लूड प्री प्रोसेसर का सिंटैक्स देखें कि कैसे इस्तेमाल होता है इंक्लूड प्री प्रोसेसर का सिंटैक्स, तो उसमें हम लिखते हैं शार्प इंक्लूड एंगल ब्रैकेट आयोस्ट्रीम डॉट एच। तो ये जो स्टेटमेंट अभी सिंटैक्स में लिखी है इसका मतलब है कि इस हेडर फाइल को शामिल करो हमारा सोर्स प्रोग्राम में कंपाइलेशन से पहले। मतलब कि ये जो हेडर फाइल है इसको हमारे प्रोग्राम में कंपाइलेशन से पहले इंक्लूड कर दो। अभी ये एक लफ्ज़ मैंने बोला हेडर फाइल, तो हेडर फाइल बेसिकली क्या होता है कि ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शंस का मजमूआ है, और हेडर फाइल बहुत ज़्यादा बनाई गई हैं। डेवलपर ने बहुत ज़्यादा हेडर फाइल्स को बनाया है मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए। हर हेडर फाइल में मुख्तलिफ़ प्री डिफ़ाइन फंक्शन हैं जो कि मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए लिखे गए हैं। एक प्रोग्राम में हम मल्टीपल हेडर फाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं, और हेडर फाइल का फंक्शन कॉल करने से पहले हमें उसको अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में इंक्लूड या लिख लेना चाहिए। तो इससे मुराद ये है कि अगर हम कोई प्री डिफ़ाइन फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसकी लाइब्रेरी, जिसको हम हेडर फाइल बोलते हैं या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं, उसको अपने प्रोग्राम के शुरू में शार्प इंक्लूड की मदद से शामिल कर लेना चाहिए। हेडर फाइल की एक्सटेंशन डॉट एच होती है, और इसको इंक्लूड प्री प्रोसेसर की मदद से हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। क्योंकि ये जो हेडर की फाइल्स होती हैं उसको मुहैया की जाती हैं, हमें इनको पहले शामिल करना होता है। जो सी प्लस प्लस में हेडर फाइल्स होती हैं उनको इंक्लूड की सब डायरेक्टरी के अंदर रखते हैं। हेडर फाइल को भी एंगल ब्रैकेट की मदद से हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हेडर फाइल को हम अपने प्रोग्राम में कैसे शामिल कर सकते हैं।
तो हेडर फाइल को प्रोग्राम में शामिल करने के लिए हम लिखते हैं शार्प इंक्लूड, और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या लिखते हैं, हेडर फाइल का नेम लिखते हैं। हेडर फाइल को प्रोग्राम में शामिल करने के दो तरीके हैं, एक तो हम एंगल ब्रैकेट का यूज़ करते हुए इसको प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं, या फिर हम डबल कोट्स को भी यूज़ करके हेडर फाइल को प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के हम लिखेंगे शार्प इंक्लूड और डबल कोट्स के दरमियान में हम क्या करेंगे, हेडर फाइल का नाम लिख देंगे और वो हमारे फिर प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। मिसाल के तौर पर डबल कोट्स की मदद से अगर हम प्रोग्राम में हेडर फाइल को शामिल करना चाहते हैं तो वो करेंगे शार्प इंक्लूड डबल कोट iostream.h। अभी जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है stream.h, ये बेसिकली क्या है, हेडर फाइल है जिसका मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। जैसा कि लफ्ज़ से इसके नाम से ही वाज़ेह है, आई का मतलब होता है इनपुट और मतलब होता है आउटपुट, और स्ट्रीम का मतलब होता है स्ट्रीम। फॉर एग्ज़ाम्पल के इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो इसका एक और मतलब भी बनता है, स्ट्रीम को आप ये भी कह सकते हैं कि एक रास्ता है, एक विंडो है या एक दरवाज़ा है जिसके ज़रिए इनपुट या आउटपुट की मालूमात दाखिल होती है और बाहर मुहैया होती है, कि जिसमें इनपुट और आउटपुट के फंक्शन और मालूमात मुहैया की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो iostream.h है ये इनपुट और आउटपुट के फंक्शन और ऑब्जेक्ट्स, बिल्ट इन जो फंक्शन और ऑब्जेक्ट हैं उस पर मुश्तमिल है। एक और लाइब्रेरी जिसका नाम है जी math.h, ये भी एक हेडर फाइल है, और जैसा कि नाम से ही वाज़ह है कि इसमें मैथमेटिकल के फंक्शंस होंगे, तो बिल्कुल ऐसा है ही, मैथमेटिकल फंक्शन इसमें बिल्ट इन है। अगर हम कोई बिल्ट इन फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं तो हमें इस लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेना चाहिए। तो कैसे शामिल कर सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हम दो तरीके हैं हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में शामिल करने के, तो एक है एंगल ब्रैकेट का और दूसरा है डबल कोट्स का। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ करके अपने प्रोग्राम में इसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप एंगल ब्रैकेट वाला यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादातर प्रोग्रामर एंगल ब्रैकेट्स को प्रेफरेंस देते हैं और इसके से प्रोग्राम जो है वो स्मूथ चलता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो इसलिए ज़्यादातर प्रोग्रामर एंगल ब्रैकेट्स को ही यूज़ करते हैं। अभी हमने जाना कि प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव क्या हैं, तो अब पार्ट 1 के बारे में हमने जाना। अभी हम उसका जो पार्ट 2 है मेन फंक्शन उसको पढ़ते हैं। मेन फंक्शन जो होता है C++ का, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और कंट्रोल हमारे मेन के फंक्शन में इंटर होता है, तो मेन फंक्शन में हमने जितनी भी फिर स्टेटमेंट लिखी होती है वो फिर उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो C++ का प्रोग्राम होता है उसमें मेन फंक्शन लाजमी होता है। अगर तो C++ के प्रोग्राम में आप मेन फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो आपका प्रोग्राम मुमकिन है कंपाइल तो हो जाए लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। C++ के मेन फंक्शन में हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसको मैंने शुरू किया है वाइड मेन से, और ये बॉडी कहलाती है हमारे फंक्शन की, ठीक है। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं C++ के, तो ये तो मैंने जर्नल फंक्शन का स्ट्रक्चर लिखा है कि फंक्शन चाहे जो भी हो, जिस तरह का भी हो, उसको आप ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले आएगी यहाँ पे मैंने वाइड लिखा है। वाइड बेसिकली क्या है इस पे हम आगे बात करेंगे जब हम डाटा टाइप के हवाले से पढ़ेंगे, तो उस वक़्त मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। लेकिन फ़िल वक्त आप अभी यही ज़हन में रख लें कि वाइड एक डाटा टाइप है और जो ज़ाहिर करती है कि ये फंक्शन जो है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब कि अगर कोई फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न ना कर रहा हो तो उसकी डाटा टाइप हम वाइड लिखते हैं।
तो ये मेन जो कि फंक्शन का नाम है, और ये है पैरेंथेसिस, ठीक है। उसके पैरेंथेसिस के बाद फिर पैरेंथेसिस के बाद है जी करली ब्रेसेस, ठीक है। और करली ब्रेसेस के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, वो बॉडी ऑफ मेन फंक्शन कहलाएगी, कि ये हमारे उस मेन फंक्शन की बॉडी है। और हम अपने मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं, जैसा कि ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 एंड सो ऑन, इस तरह। तो यहाँ पे एक और आपको बात बता दूँ कि C++ का जो मेन फंक्शन है वो इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करता है, क्योंकि जो पहले का स्टैंडर्ड था उसमें वाइड वैल्यू इन्होंने रखी हुई थी। उसके बाद इन्होंने फिर इसमें अमेंडमेंट की, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुज़र रहा है वैसे वैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी तरक्की हो रही है। तो अब उन्होंने इसको फास्ट और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए इसको डायरेक्ट मशीन पे, मेरे ख़्याल में मशीन की लैंग्वेज के साथ इन्होंने इंटरेक्ट किया हुआ है। जैसे कि कुछ जो हेडर फाइल्स हैं उनको भी उन्होंने प्री प्रोसेसर डायरेक्टर में बदल लिया है। जिस तरह के पहले ये लास्ट मैंने अभी आपको यहाँ पे मैंने जैसे कि लिखा कि iostream.h, अब ये पहले हेडर फाइल थी iostream.h, लेकिन अब iostream.h अगर हम लिख के कंपाइलर के मुताबिक अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें अगर हम लिखते हैं iostream.h तो वो हमें एरर देता है कि iostream.h को हम नहीं जानते, ठीक है। अगर हम खाली लिखेंगे iostream तो वो उस पर वर्किंग करेगा। तो ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। अगर तो आप पुराने ओल्ड वर्जन पे काम कर रहे हैं तो फिर आपको अगर iostream का एरर आता है तो आपने iostream.h लिखना है। और अगर आप लेटेस्ट पे काम कर रहे हैं और आप लिख लेते हो iostream.h तो आपको प्रॉब्लम आती है, एरर आ जाता है, तो आपने वहाँ पे सिंपल iostream को यूज़ करना है। तो ये बात आपने ज़हन में रख लेनी है, ठीक है। दूसरी बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि ओल्ड वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हैं C++ का, मतलब कि पुराना कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आपने वाइड लिखना है, वाइड मेन के साथ। और अगर आप लेटेस्ट कंपाइलर को यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने इंट लिखना है मेन की जगह पे, ठीक है। क्योंकि उन्होंने है उसको डायरेक्ट में भी, क्योंकि कंपाइलर पहले बना था तो कंपाइलर के बाद फिर प्रोग्रामर लोगों ने इंटरप्रेटर बना लिया। इन चीज़ों पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि ये आपके कंसेप्ट जो है ना इनके बारे में भी क्लियर हो जाएं कि ठीक है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फ़र्क है, और इन चीज़ों पे ना एक अलग से बनाऊंगा इनके। लेकिन अभी के लिए ये आपको बता देता हूँ कि कंपाइलर जो होता है वो हमारा जो सोर्स कोड होता है उसको पहले ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है, मतलब कि मशीन कोड में बदलता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। लेकिन इंटरप्रेटर जो होता है वो हमारे कोड को डायरेक्टली मशीन कोड पे लोड कर देता है। तो इसलिए जो इंटरप्रेटर है वो कंपाइलर से फास्ट काम करता है। तो ये एक बेसिक सा सिनेरियो है, इसको आपने समझ लेना है कि शुरू में जो प्रोग्रामर थे उनका प्रोग्रामिंग लिखने का कुछ और अंदाज़ था। वो प्रोग्रामिंग बहुत ही लेज़ी थी, बहुत ही सुस्त थी मशीन लैंग्वेज वाली। फिर उन्होंने हमारी सहूलत के लिए ये लाइब्रेरीज़ और प्री प्रोसेसर और हेडर फाइलें बना दी कि ताकि हम लोग अपने काम को फास्ट और जल्दी कर सकें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई मैसेज प्रिंट करवाना होता कंप्यूटर से और हमें ये सारी चीज़ें करनी, तो ये बहुत ही एक ना लंबा प्रोसीजर हो जाता। अब सिर्फ हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं और हमें फ़ौरी रिज़ल्ट मिल जाते हैं। तो ये उन्होंने अब क्या किया है कि मेन फंक्शन को इंटीजर टाइप की वैल्यू दे दी है। वो 2 वैल्यू रिटर्न करता है, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी ज़ीरो होती है, ठीक है। मतलब कि अगर हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है तो वो ज़ीरो रिटर्न करता है, चाहे हम नीचे रिटर्न ज़ीरो लिखें या ना लिखें, ठीक है। अगर तो कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फिर हमें ज़ीरो लिखना पड़ता है कि वो जो रिमेनिंग वैल्यू होती है वो उसको मेन के फंक्शन को चली जाए, सही है। अगर तो हम सिंपल कोई वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कंपाइल हो जाता है। कंपाइल जब होता है तो अगर तो वो सक्सेसफुली कंपाइल होता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो उठा लेता है।
लेकिन अगर कोई एरर आ जाता है बीच में, कोई हम मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो 1 फिर देता है कि 1 का मतलब होता है कि फॉल्स, और 0 का मतलब होता है कि ट्रू। मतलब कि अगर कंपाइल सक्सेसफुली नहीं होता तो वो 1 रिज़ल्ट हमें मुहैया करता है, और अगर कंपाइल सक्सेसफुली हो जाता है तो फिर वो हमें 0 मुहैया करता है। तो उम्मीद है कि ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला तो है, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। को पहले जो इस्तेमाल होता था वो वाइड है, लेकिन अब आप क्या करेंगे, इंट मेन लिखेंगे। अगर आप अभी आप इंट वाइड लिखोगे तो कंपाइलर आपको एरर देगा कि मैं आई डोंट नो कि व्हाट इज़ वाइड, ठीक है। अगर आप इंट लिखेंगे तो वो फिर आपको सक्सेसफुली प्रोग्रेस देगा, क्योंकि कंपाइलर के पीछे सेटिंग क्या हो गई है, 0 और 1 के हिसाब से हो गई है। जी, तो मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट क्या होती हैं, हम बात कर रहे हैं C++ की। तो C++ में जानते हैं स्टेटमेंट का क्या मतलब है। जो स्टेटमेंट होती हैं वो करली ब्रेसेस में लिखी जाती हैं, और करली ब्रेसेस क्या होता है कि ये जो इसको बोलते हैं जी, इस सिंबल्स को ओपनिंग करली ब्रेसेस, और इस सिंबल को जी बोलते हैं क्लोजिंग करली ब्रेसेस। तो ये जो ब्रेसेस होती हैं उनको हम कहते हैं डेलीमीटर्स, ठीक है। तो जो कलेक्शन होता है स्टेटमेंट्स का उसको हम बोलते हैं बॉडी का प्रोग्राम। मतलब कि जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि ये जो इन 2 करली ब्रेसेस के अंदर जो चीज़ है ये क्या कहलाएगी, बॉडी ऑफ फंक्शन है। तो इट्स मीन कि ये बॉडी ऑफ प्रोग्राम कहलाएगी, ठीक है। और हर जो स्टेटमेंट होगी उसके एंड पे क्या होगा, सेमीकोलन, ये वाला। मतलब कि ये जो 1 के बाद है और 2 के बाद है, इस तरह का ये सेमीकोलन लाजमी करेंगे। इससे मुराद ये है कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर इसको बोलते हैं कि स्टेटमेंट मुकम्मल हो गई है, ठीक है। सेमीकोलन के को यूज़ करेंगे हर स्टेटमेंट के एंड पे। क्योंकि कंप्यूटर जो है वो जिस सीक्वेंस में हम प्रोग्राम लिखते हैं उस सीक्वेंस में वो प्रोग्राम को रीड करता है, यानी कि लाइन बाय लाइन कोड को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। और उस जिस सीक्वेंस में हम अपनी इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं अपने कोड में, आईडीई में, उसी तरह वो कर, क्योंकि कंपाइलर जो है वो लाइन बाय लाइन करता है। जिस लाइन पे एरर आएगा वो उधर ही रुक जाएगा। तो ये हम प्रैक्टिकल में एरर इसको देखेंगे कि इस लाइन पे भी एरर आया तो देखो कंपाइलर इधर ही रुक गया। तो उसको हम अपने प्रैक्टिकल सेशन में कवर करेंगे। अभी स्ट्रक्चर को, बेसिक जो चीज़ें हैं उनको हम समझते हैं जी। तो स्टेटमेंट के एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि स्टेटमेंट के किस तरह हम एग्ज़ाम्पल लिखते हैं। तो ये अभी मैंने जो C++ का बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब हम प्रोग्राम कैसे क्रिएट करना है C++ का आईडीई यूज़ करते हुए, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है छोटी सी। तो ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट वो आईडीई देता है। अब कुछ आईडीई हैं ऐसे, एडिटर कुछ ऐसे हैं जो कि ये सैम्पल प्रोग्राम खुद देते हैं, लेकिन ज़्यादातर आईडी नहीं देते। जैसा कि डब C++ में भी सैम्पल है, लेकिन हमें क्रैश लिखना पड़ता है कि हम पहले ऊपर ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि उसका ये मेन फंक्शन लिखते हैं, और अगर कोई यहाँ पे और वैल्यू लिखनी हो तो फिर वो ग्लोबल डी वैल्यू जो है ना वो भी लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये वाला हिस्सा जो है इसको क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। ये पहले सी आउट लिखा गया है, फिर ये 2 लेस देन के सिंबल हैं जिनको एक ऑपरेटर का नाम दिया हुआ है। तो उसके बाद ये स्ट्रिंग है और उसको डबल कोट्स में लिखा हुआ है, और फिर जी सेमीकोलन डाला है। तो ये सिंपल आपने ये ज़हन में रखना है कि ये वाली एग्जांपल जो है हम अपने प्रोग्राम में फंक्शन में स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं कि इंट मेन और बॉडी के अंदर एक से ज़्यादा भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं जी। तो ये जो पहला हिस्सा था हमारी इस एग्जांपल में, ये वाला, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर का हिस्सा। और ये हमारा जी दूसरा हिस्सा है मेन के फंक्शन का, जहाँ जो कि हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी एक लफ्ज़ हमने यूज़ किया जी सी आउट।
तो देखते हैं कि सी आउट क्या होता है। ये ऑब्जेक्ट है जिसका काम है कि मैसेज को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना, ठीक है। वो मैसेज जो है वो स्ट्रिंग हो सकता है या वैल्यू हो सकता है। स्ट्रिंग क्या होती है, सेट ऑफ करैक्टर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। और वो जो हमने लास्ट टाइम ये 2 लेस देन के सिंबल मैंने बोला, इनको बोलते हैं जी इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो सी आउट क्या करता है, सी आउट ऑब्जेक्ट जो है वो किसको यूज़ करता है, इंसर्शन ऑपरेटर को यूज़ करता है मैसेज को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए। और ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है इसके इस साइड पे, मतलब कि राइट साइड पे इंसर्शन ऑपरेटर के बाद जो भी हम वैल्यू लिखते हैं उसको वो क्या करता है, स्क्रीन पे प्रिंट करता है। जैसा कि अभी ये इस एग्जांपल में आए, तो ये पहले हमने लिखा सी आउट, उसके बाद हमने डाला इंसर्शन ऑपरेटर, और उसके बाद ये जो हेलो वर्ड हमने लिखा डबल कोट्स में, तो ये क्या करेगा, ये वाला वर्ड स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। उसके बाद हम थोड़ी डिस्कशन करते हैं जी टोकन क्या होता है। टोकन जो है वो लैंग्वेज का एक एलिमेंट है जो क्या करता है, स्टेटमेंट बनाता है, स्टेटमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। सी प्लस प्लस की जो स्टेटमेंट होती है वो मुख्तलिफ टोकन पे मुश्तमिल होती है। तो देखते हैं जी वो टोकन कौन कौन से हैं। पहला टोकन है जिसका नाम है कीवर्ड। कीवर्ड क्या है, ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज का लफ्ज़ है, इस्तेमाल हुआ है और ये प्री डिफ़ाइन है, इसके मीनिंग और पर्पस। सी प्लस प्लस में या सी में ये एक लफ्ज़ है, एक वर्ड है जिसके मीनिंग प्री डिफ़ाइन है। ये जो मीनिंग और पर्पस हैं कीवर्ड्स के, ये कौन बनाता है, ये डेवलपर बनाता है जो लैंग्वेज लिख रहा होता है, ये प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज जो बना रहा होता है ना, जिसने फॉर एग्जांपल ये सी प्लस प्लस की लैंग्वेज बनाई, उसने जो भी कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल किए और उनको का उसने ख़ास मीनिंग और पर्पस भी लिख दिया, तो वो जो डेवलपर होता है लैंग्वेज का वो यूज़ करता है कीवर्ड्स को। जैसा कि अभी हमने ये स्टेटमेंट में लफ्ज़ एक यूज़ किया है जी, ये वाला सी आउट, तो ये भी बेसिकली क्या है, ये एक कीवर्ड है जो डेवलपर ने जब प्रोग्रामिंग लिखी तो उसने इसको डेवलप कर दिया, और इसका मतलब क्या है कि स्क्रीन पे मैसेज को प्रिंट करना। तो ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो डेवलपर डिफ़ाइन करता है उनको हम क्या बोलते हैं, प्री कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल के जैसा कि हमारे पास फॉर है, डबल है और इफ़ है और कांस्टेंट है वगैरह, और भी बहुत ज़्यादा हैं। आगे जाके हम इन पे पढ़ेंगे कि फॉर कीवर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका पर्पस क्या है, वो हम आगे देखेंगे, जो कि डेवलपर ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हुए उसका मीनिंग और पर्पस डिफ़ाइन किया। दूसरा कीवर्ड है जी आइडेंटिफायर। ये वेरिएबल और या फंक्शन हो सकता है, ठीक है, जो हम खुद लिखते हैं। जब हम कोड लिख रहे होते हैं तो हम कुछ अपने पास से मतलब कि इनिशियलाइज कर रहे होते हैं या डिक्लेयर कर रहे होते हैं, वो वेरिएबल हो सकता है, या कोई हम फंक्शन लिख रहे होते हैं जो हम खुद लिखते हैं अपने उस प्रोग्राम में, तो उनको हम यूज़र डिफ़ाइन वर्ड भी कहते हैं, या उनका एक मखसूस नाम है प्रोग्रामिंग में। वो क्या नाम है, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। मिसाल के तौर पे जैसा कि हम लिखते हैं कि स्टूडेंट की एज, तो ये आइडेंटिफायर कहलाएगा। या लिख देते हैं आइटम 5 या काउंटर या कोई और, सपोज़ कोई भी वर्ड आप प्रोग्रामिंग में जैसे लिखते हैं तो वो हमारे लिए क्या होगा, आइडेंटिफायर उसको कहते हैं। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली टोकन कहलाता है। एक और टोकन है जिसका नाम है जी कांस्टेंट। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ना चेंज होने वाली चीज़ है कोई, तो ये क्वांटिटी है। जैसा कि हमारा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है या रन होता है
तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है ये तब्दील नहीं होती प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, ये सेम ही रहती है। मिसाल के तौर पे अगर हम कांस्टेंट को वैल्यू देते हैं 250 तो ये चेंज नहीं होगा, ये 250 ही रहेगा। अगर 316 देते हैं या कोई फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू को हम कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं या कोई नेगेटिव वैल्यू को या फिर कोई परसेंटेज की वैल्यू को या कोई एनी वैल्यू, जैसा कि मिसाल के तौर पे कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो एक मैथ में या फिज़िक्स में डिफ़ाइन कर दी जाती हैं, जैसा कि लॉग की वैल्यू 10 है तो उसको अगर हम 11 करना चाहें तो वो स्टैंडर्ड को फिर हम वायलेट करेंगे। तो इस तरह कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे कि पाई की वैल्यू है 22/7, मतलब कि 22/7 पाई की वैल्यू है। तो वो इस तरह की जो कांस्टेंट वैल्यू हैं उनको इस्तेमाल करने, जब हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं कि वो वैल्यू वही रहें, प्रोग्रामिंग की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज ना हो, तो उसके लिए फिर हम टोकन इस्तेमाल करते हैं कांस्टेंट का। ठीक है, उसके बाद आता है जी स्ट्रिंग लिटरल। ये भी एक टोकन है। स्ट्रिंग लिटरल से मुराद है कि कलेक्शन ऑफ करैक्टर, मतलब कि कोई भी करैक्टर, कोई भी वर्ड जिसको हम डबल कोट्स में लिख दें तो वो क्या बन जाता है, स्ट्रिंग लिटरल बन जाता है। जैसे कि ये एक 99 माल रोड लाहौर जैसा कि लिख दिया और इसको बंद किया डबल कोट्स में, और ये क्या बन गया, स्ट्रिंग लिटरल। इस तरह की और भी एग्जांपल, जैसे कि पाकिस्तान का वर्ड है उसको आप डबल कोट्स में बंद कर दो तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग लिटरल बन जाएगा। तो स्ट्रिंग लिटरल बेसिकली क्या होगा, कलेक्शन ऑफ करैक्टर होगा जिसको आप डबल कोट्स में लिखोगे तो वो स्ट्रिंग लिटरल कहलाएगा। एक और टोकन है जिसका नाम है जी ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सिंबल होते हैं जो परफॉर्म करते हैं कोई ऑपरेशन। किन को यूज़ करते हुए, ऑपरेंड्स को यूज़ करते हुए ये क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। मिसाल के तौर पे इनमें प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है और डिवाइड हो सकता है या फिर परसेंटेज हो सकती है। इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे कि ऑपरेंड्स में क्या होता है कि दो वैल्यूज़ होंगी, जैसा कि 3 + 4। ठीक है, तो ये ऑपरेंड्स, हर ऑपरेंड के हिसाब से ये उसके मुताबिक डिफरेंट ऑपरेशन करेंगे। माइनस अपने हिसाब से ऑपरेट करेगा, प्लस अपने हिसाब से, मल्टीप्लिकेशन अपने हिसाब से। तो ये ऑपरेटर हैं बेसिकली, जिनको ये भी टोकन कहलाता है। और एक और टोकन है जिसका नाम है पंचुएटर। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये दो टोकन को अलहदा करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिनमें ब्रैकेट शामिल है जी एग्जाम्पल में, और पैरेंथेसिस शामिल है, और करली ब्रेसेस शामिल है, कॉमा शामिल है, सेमी कॉलन शामिल है, और डॉट शामिल है, कॉलन शामिल है, वगैरह और भी एग्जांपल हो सकती हैं पंचुएटर की। सेपरेट कर रहे हों तो उसके लिए आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हो तो उसको क्या कहते हैं जी, पंचुएटर कहते हैं। ठीक है, तो लास्ट चीज़ जो है उसको अभी हम पढ़ेंगे कि वाइट स्पेस। वाइट स्पेस हम अपने प्रोग्राम में क्यों यूज़ करते हैं। वाइट स्पेस जो होती है वो इसलिए हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं कि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़े, कि हम अपने प्रोग्राम या कोड को आसानी के साथ पढ़ सकें। लेकिन जो C++ का कंपाइलर है वो वाइट स्पेस को इग्नोर करता है, वो उसको रीड नहीं करता। ठीक है, आप अपनी रीडेबिलिटी के लिए अपने IDE या अपने एडिटर में जहाँ पे आप कोड लिख रहे हो आप वाइट स्पेस मतलब के दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि वाइट स्पेस अगर दें तो वो कंपाइलर या वो चीज़ें उन लैंग्वेज का जो स्टैंडर्ड बना होता है वो फिर वहाँ पे एरर आता है, वो वाइट स्पेस को फिर नहीं मानता। लिहाजा जो C++ प्रोग्रामिंग है इसका जो कंपाइलर है वो वाइट स्पेस को इग्नोर करता है, वो समझता है कि ये वाइट स्पेस है।
मिसाल के तौर पे अगर हम एक लाइन में 50 स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है, तो फिर हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें फिर प्रॉब्लम होगी कि कौन सी स्टेटमेंट कहाँ पे है और उस एंड कहाँ पे हो रही है और शुरू किधर हो रही है। तो इस तरह का फिर प्रॉब्लम आता है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, वाइट स्पेस को इस्तेमाल करते हैं। ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उस वक्त आपको पता चलेगा। मैं साथ फिर टच दूंगा कि ये है वाइट स्पेस। तो इस हिसाब से वाइट स्पेस का जो यूज़ है वो हम जैसा कि स्पेस का बटन दबा के भी स्पेस दे सकते हैं, टैब का बटन दबा के भी स्पेस दे सकते हैं। अब तो आईडीई जो एडिटर हैं कुछ, उनमें बाय डिफ़ॉल्ट जो एडिटर प्रोग्राम जिन्होंने एडिटर बनाया होता है, एडिटर लिखते हैं, उन्होंने उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वाइट स्पेस के लिए सेटिंग दे दी है कि आप कितना उसको कहाँ कहाँ पे लिखना चाहते हैं, कितनी लाइनें छोड़ना चाहते हैं। तो जैसे कि लाइन ब्रेक का आप समझ लें कि वो इस तरह का कंसेप्ट उन्होंने बना दिया, वो खुद ब खुद उतनी स्पेसेस वाइट करता है और आप अपना प्रोग्राम लिखते रहते हैं। अच्छा जी, तो अगर एक स्टेटमेंट को हम 3 लाइनों पे लिख लें, ठीक है, एक स्टेटमेंट को 3 लाइनों पे लिख लें, फ़र्ज़ किया एक स्टेटमेंट है वो बहुत बड़ी है, सही, आपने उसको 3 या 4 लाइनों पे लिखा है कि आपको समझ आ जाए अपनी रीडेबिलिटी के लिए, तो कंपाइलर उसको एक स्टेटमेंट ही समझेगा, ना कि 3-4 लाइनों पे अगर आपने लिख दी है तो कंपाइलर उसको ये नहीं कहेगा कि ये 3-4 लाइनों पे 3-4 स्टेटमेंट होंगी, ऐसा नहीं है। कंपाइलर को उन्होंने इस तरह बताया हुआ है कि हमने स्टेटमेंट के रूल को फॉलो करना है। अगर हम एक स्टेटमेंट को ज़्यादा लाइनों पे भी लिख लें, ठीक है, तो कंपाइलर फिर भी उसको एक स्टेटमेंट ही समझेगा। तो ये तो था हमारा आज का जी बेसिक स्ट्रक्चर जो है C++ का। तो आपको इस हवाले से समझ आ चुका होगा कि C++ का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। आज के इस ट्यूटोरियल का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर हाज़िर होते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।